क्या आप भी चाहते हो कि आपके पेरेंट्स आपके साथ यूके मूव कर जाए, आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें या यहाँ पे कंप्लीटली रिलोकेट हो जाए? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अपने एल्डरली पेरेंट्स को यूके मूव करा सकते हो या आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए जो किसी वीजा कैटेगरी पे होते हैं यूके में। उनके लिए क्या होता है कि यार पेरेंट्स डिपेंडेंट कैटेगरी में नहीं आते, तो उस केस में उन पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स यूके परमानेंटली मूव नहीं कर सकते। तो मैंने कुछ रिसर्च करी है और कुछ ऑप्शंस मिले हैं जिसकी वजह से अगर आप यूज करते हो तो आपके पेरेंट्स यूके मूव हो सकते हैं आपके साथ और आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या वीजा ऑप्शंस होते हैं ताकि अपन पेरेंट्स को यहां बुला पाओ। तो पहला एंड सबसे इजी और रिकमेंडेड ऑप्शन मैं बोलूंगा कि विजिटर वीजा। रिकमेंडेड मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यार अगर आपके पेरेंट्स यहां पे सेटल नहीं हो सकते, उनको इन्वायरमेंट कल्चर पसंद नहीं आ रहा और एट देन वो बोलते हैं कि नहीं उनको इंडिया वापस जाना है, तो आपका जो एफर्ट्स, आपका जो मनी लगने वाला है वो वेस्ट हो जाएगा। तो बेस्ट ये रहेगा कि अपने पेरेंट्स को पहले यहाँ पे विजिटर वीजा पे बुलाइए, 1 से 2 बार उनका वीजा लगाइए, सर्दी गर्मी पूरा का पूरा 1 साल वो देख ले किसी तरीके से, और फिर जब उनको वो कंफर्टेबल हो जाए कि यस यूके में वो रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, तब आप बाकी ऑप्शन को एक्सप्लोर करिए जो कि मैं वीडियो में बताने वाला हूं। तो बेस्ट रहेगा कि उनको विजिटर वीजा पे यहाँ पे पहले बुलाओ। अगर आपको नहीं पता कि विजिटर वीजा पेरेंट्स का कैसे अप्लाई करना है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और कितना प्रूफ ऑफ फंड होगा और क्या क्या कौन सी मिस्टेक आपको जो नहीं करनी चाहिए विजिटर वीजा अप्लाई करते टाइम, ताकि आपके पेरेंट्स का वीजा रिजेक्ट ना हो, क्योंकि आजकल विजिटर वीजा रिजेक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है। तो उसके लिए क्या करना है, मैंने क्विकली उसके ऊपर कुछ डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, ऊपर नोटिफिकेशन भी आ रहा होगा, या आप हमारे चैनल पे सब ब्राउज करके भी चेक कर सकते हो कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं आपके पास विजिटर वीजा अप्लाई करने के लिए, स्पेशली आप पेरेंट्स के लिए कर रहे हो। तो ये तो हो गई विजिटर वीजा की बात, जो कि सबसे इजी ऑप्शन होता है। तो अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की, जिसका नाम है एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव वीजा। ये काफी स्ट्रिक्ट वीजा होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि यार इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसका रिफ्यूजल रेट बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो, बट ध्यान रखिए कि आपको जो इसकी रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए बिफोर यू अप्लाई फॉर दिस वीजा। ये एक ऐसा रूट है जिसमें आपके पेरेंट्स लोग यहाँ पे परमानेंटली मूव हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होता है? तो बेसिकली आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके सिबलिंग या आपके एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। दूसरा ये है कि वो आप पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होने चाहिए डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, कि वो अपने आप से वो कोई डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर सकते, या फिर आपके नेटिव कंट्री फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई भी उनकी टेक केयर नहीं कर सकता, जो भी लॉन्ग टर्म टेक केयर करने के लिए वो यूके से बाहर नहीं रह सकते, बेसिकली इंडिया में कोई टेक केयर उनकी नहीं कर सकता। अगर ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप अपने रिलेटिव बेसिकली पेरेंट्स का ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। बेसिकली डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं अगर आप इस वीजा के थ्रू जाते हो। तो पहला होता है कि स्ट्रॉन्ग मेडिकल एविडेंस, ये प्रूव करते हुए कि यार आपके पेरेंट्स की मेडिकल सिचुएशन ऐसी है कि वो किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है। दूसरा आएगा फाइनेंशियल प्रूफ, ये प्रूव करते हुए कि यार आपके पास सफिशिएंट फंड है कि आप अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं आप उनको सपोर्ट कर पाओगे। तीसरा आएगा आपका एकोमोडेशन प्रूफ, ये प्रूव करते हुए कि आपके पास सफिशिएंट स्पेस है कि आप उनको एकोमोडेट कर लोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 बेडरूम में रह रहे हो ऑलरेडी अपनी फैमिली के साथ और अपने पेरेंट्स को यहां बुला लो, क्योंकि ऑब्वियसली 1 बेडरूम में आप 4 एडल्ट के साथ नहीं रह सकते। तो आपको ये भी प्रूव करना मैंडेटरी है कि आपके पास सफिशिएंट स्पेस है ताकि आप अपने पेरेंट्स को भी यहां पे एकोमोडेट कर पाओगे। लास्टली आता है फैमिली डिपेंडेंसी प्रूफ, जिसमें आते हैं आपके कॉल लॉग्स, आपकी फोटोज या आपके रेमिटेंस रिसिप्ट। कॉल लॉग्स बेसिकली कि आपकी नॉर्मल कॉल्स भी हो सकती हैं, व्हाट्सएप कॉल भी हो सकती हैं, काफी पुराने होने चाहिए, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन के लिए कर रहे हो। ये आपको जो भी डेटा मैंने बताया है स्पेशली फैमिली डिपेंडेंसी प्रूफ का, ये आपको एटलीस्ट 12 मंथ्स का देना पड़ेगा, और बेस्ट के सिनेरियो में कि आपका एप्लीकेशन स्ट्रांग हो 2 से 5 साल की होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 1-2 महीने की दोगे तो ये प्रूव कर देगा कि इमिग्रेशन ऑफिसर को कि आपने सिर्फ एप्लीकेशन पर्पस से ही ये पूरी हिस्ट्री क्रिएट करी है। तो आपको लॉन्ग हिस्ट्री दिखानी पड़ेगी, कॉल लॉग्स आपको पुराने दिखाने पड़ेंगे, आपकी रेमिटेंस रिसिप्ट, जो भी आप फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स को मनी ट्रांसफर करते हो, ये प्रूव करते हुए कि यार वो आप पे फुली डिपेंडेंट है, आपके बिना उनका इंडिया में सर्वाइवल हो ही नहीं पाएगा, वो आप पे फुली फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। तो आपको जो रेमिटेंस रिसिप्ट होती है आप किसी थर्ड पार्टी से या बैंक ट्रांसफर कर रहे हो, वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। और इसमें भी मैंने बताया कि यार मिनिमम तो 12 मंथ्स की है, बट ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। बेस्ट के सिनेरियो में एटलीस्ट 2 से 5 साल के बीच में चाहिए होता है, क्योंकि जो केस ऑफिसर होता है वो प्रूफ मांगता है कि यार वो लिटरली आप पे डिपेंडेंट है कि नहीं, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार 1-2 महीने पहले ट्रांजैक्शन स्टार्ट करिए और फिर प्रूफ कर रहे हो कि यार फैमिली डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि केस ऑफिसर पूरा का पूरा थॉरली चेक करेगा। और इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब पुरानी दे रहे हो तो लेटेस्ट भी देनी है, कि बेसिकली जो रिसिप्ट होगी लॉन्ग ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 5 साल पहले
कुछ अमाउंट भेजना स्टार्ट किया था, फिर बीच में बंद कर दिया और फिर से भेजना स्टार्ट कर दिया। तो ट्रांजैक्शन कंटिन्यूस होने चाहिए। और जो फोटोज की मैंने बात करी है यार, आपकी पासपोर्ट पे पेरेंट्स का नाम तो होगा जस्ट टू प्रूव करते हुए कि आपका रिलेशन क्या है, बट आपकी डे टू डे एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल आपने कोई फैमिली फंक्शन अटेंड किया हो, आप कहीं घूमने गए हो, एक्टिविटी करी हो, कोई फोटो आपकी हो जो ग्रुप में हो, साथ में फैमिली टाइम स्पेंड करते हुए, ये सब एविडेंस दिखाना पड़ेगा जस्ट टू प्रूव कि आपके टाइज कितने ज्यादा स्ट्रांग है। फॉर नेम सेक आपका रिलेशनशिप नहीं है, आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो और बहुत ज्यादा एक दूसरे की लाइफ से अटैच। एंड एक चीज यहाँ पे मैं डेफिनेटली बताना चाहूंगा कि ये जो पूरे डॉक्यूमेंट मैंने बताया, मैंने अपनी पर्सनल रिसर्च से बताया, ये भी जब भी आप एप्लीकेशन ये फाइल करोगे इस वीजा कैटेगरी में, रिकमेंडेड यही है कि आप किसी बेस्ट सॉलिसिटर लॉयर की हेल्प लो, क्योंकि वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से कर पाएगा। ये मेरी पर्सनल रिसर्च है, आप अपनी रिसर्च भी खुद से करिए, बट जब भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे किसी सॉलिसिटर की हेल्प डेफिनेटली लीजिए, क्योंकि जितना अच्छा सॉलिसिटर आपका होगा उतनी अच्छी और स्ट्रांग आपकी एप्लीकेशन होगी। अगर हम प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो मिनिमम 6 मंथ से 12 मंथ के बीच में इसका टाइम लगता है जब भी एप्लीकेशन करते हो। अगर हम फीस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 3000 पाउंड प्लस आपका हेल्थ सर्चार्ज देना पड़ेगा। ये पर पर्सन की बात करिए, अगर आपके नंबर ऑफ एडल्ट या फिर एप्लीकेंट ज्यादा है तो उसकी फीस अकॉर्डिंगली बढ़ सकती है। सो ऑप्शन नंबर 3 में आते हैं मल्टीपल वीजा। जब भी आपका एडीआर बेसिकली एडल्ट डिपेंडेंट वीजा अगर नहीं लग पा रहा, उसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स यूके आना चाहते हैं परमानेंटली, तो क्या ऑप्शन होता है? इसमें होते हैं आपके बाकी टाइप का वीजा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पेरेंट्स के पास फाइनेंशियल वेल्थ है तो वो अप्लाई कर सकते हैं इन्वेस्टर वीजा, जिसमें अगर आपके पेरेंट्स के पास 2 मिलियन पाउंड्स हैं तो वो यूके में इन्वेस्ट कर सकते हैं और यूके में परमानेंटली रह सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है फैमिली वीजा प्राइवेट लाइफ। बेसिकली अगर आपके पेरेंट्स ऑलरेडी लेट्स से विजिटर वीजा पे यहाँ पे आए हुए हैं, उनको कोई मेडिकल सिचुएशन हो जाती है, तो उस केस में आप वीजा अप्लाई कर सकते हो, ये फैमिली रूट वाला, या ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड पे भी अप्लाई कर सकते हो। बट अगेन ये कॉम्प्लिकेटेड और रेयर सिनेरियोज होते हैं, तो इसमें आपके एविडेंसेस तो बहुत सॉलिड होने चाहिए जस्ट टू प्रूव कि यार आपके केस जेन्युइन है। और रिकमेंडेड ये रहेगा कि अभी इस केस में अप्लाई करोगे तो किसी सॉलिसिटर की हेल्प डेफिनेटली लीजिए। और अगर रियलिटी की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपने पेरेंट्स का फर्स्टली विजिटर वीजा अप्लाई करते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे, ताकि उनके पेरेंट्स यहाँ पे आके एनवायरमेंट चेक कर सके, सेटल हो सके। और जब वो कंटिन्यूसली यहाँ पे रहते हैं, उनका केस बिल्डअप हो जाता है कि यार मोस्ट ऑफ द टाइम वो यूके में ही आके रहते हैं अपने फैमिली मेंबर के साथ, ये प्रूव कर देता है कि यार उनके टाइज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद वो एडीआर जो वीजा कैटेगरी है उसमें अप्लाई करते हैं। बट अगेन यहाँ पे आपको नोट करने वाली बात है कि विजिटर वीजा आपको लिमिटेड टाइम ही देता है यूके में रहने के लिए, तो आप उसको मिसयूज नहीं कर सकते। आपका जो भी लीगल राइट्स हैं उस वीजा के अंडर, आप उसी को यूज करके यूके में रह सकते हो। और उसके बाद जब आप एलिजिबल हो जाते हो बाकी वीजा टाइप के लिए, एडीआर वीजा के लिए, तभी आप उसको यूज करके यूके में परमानेंटली अपने पेरेंट्स को बुला सकते हो। सो अब बात करते हैं वो कौन सी कॉमन मिस्टेक होती है जो लोग करते हैं जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स का वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तो पहला होता है कि ये प्रूव कर देते हैं कि यार उनके पेरेंट्स डिपेंडेंट नहीं है आपके ऊपर, बेसिकली पेरेंट्स इंडिपेंडेंट है। ये प्रूव अगर आपने कर दिया डॉक्यूमेंट्स में, उन केस ऑफिसर को ये दिख गया कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, अपना काम खुद से चला सकते हैं, तो केस ऑफिसर वीजा रिजेक्ट कर देता है। दूसरा होता है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अच्छे से नहीं दिखाना। जैसे मैंने बताया कि रेमिटेंस रिसीप्ट, कॉल लॉग, ये आपको दिखाना पड़ेगा, ये प्रूव करते हुए कि आपके पेरेंट्स आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है और उनका डे टू डे लाइफ आपके दिए हुए पैसे के बिना नहीं चल सकता। अगर आपने वो अच्छे से प्रूव नहीं किया, आपने कम टाइम के लिए दिखाया ज्यादा टाइम के बजाय, तो आपका वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। इसके बाद आता है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन। जो भी चेकलिस्ट आपको बताई गई है, जो मैंने बताई वीडियो में, प्लस आप जो भी आपका सॉलिसिटर आपको बताएगा, अगर आपने वो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट पूरे से नहीं फॉलो करी तो उस केस में वीजा रिजेक्शन के हाई चांसेस होते हैं कि आपके पेरेंट्स का वीजा रिजेक्ट हो जाए। एंड कुछ टिप्स मेरी तरफ से इस वीजा की कैटेगरी में, अगर आप पेरेंट्स को बुला रहे हो तो पहला कि यार किसी अच्छे सॉलिसिटर को पकड़ो, क्योंकि वही आपका केस स्ट्रॉन्ग बनाता है। अच्छा सॉलिसिटर मतलब बेसिकली आपके जो सक्सेस है वीजा का वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। दूसरा, पेशेंस रखो, क्योंकि ये वीजा की जो प्रोसेस है बहुत लंबा है, आपको 1 साल 2 साल भी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें आपको हिस्ट्री भी क्रिएट करनी पड़ती है। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए, तभी आपके पेरेंट्स का यहाँ पे वीजा लग सकता है और वो परमानेंटली यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तीसरा, फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग दिखाओ। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है, हो सकता है आपके फैमिली टाइज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो बट वो डॉक्यूमेंटेड ना हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको उसको डॉक्यूमेंटेशन करना है ताकि आपका जो केस है आने वाले टाइम में वो स्ट्रॉन्ग हो सके। एंड लास्टली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि विजिटर वीजा का मिसयूज मत करो। मैंने बहुत सारे केसेस में सुना है कि विजिटर वीजा में क्या करते हैं लोग, एक बार वीजा अप्लाई किया, पेरेंट्स यहाँ पे 180 डेज के लिए एग्जैक्टली रहे, इंडिया चले गए, फिर से वीजा अप्लाई करके तुरंत आ गए। बेसिकली साल में वो 300 दिन यूके में रहते हैं और 50 दिन बाहर रहते हैं। उस केस में अगर आपने मिसयूज किया तो जब भी आपकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री का जो लॉग बनेगा इस पूरा एडीआर की कैटेगरी में, उस केस में अगर केस ऑफिसर को लगा कि यार ऑलरेडी आपने मिसयूज किया हुआ एक वीजा कैटेगरी को, तो उस केस में चांसेस है कि आपका वीजा रिजेक्शन हाई हो जाए। तो आपको ट्राई करना है जो भी आपके वीजा के लीगल राइट्स हैं उसी को यूज करो, किसी भी चीज का मिसयूज मत करो यूके में। सो गाइस, ये थी क्विक गाइड कि आप कैसे अपने पेरेंट्स को यूके बुला सकते हो। मैंने आपको बता दिया क्या क्या आपके पास ऑप्शन होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है,
और आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि आपका रिजेक्शन ना हो वीजा का, ताकि आपका जो सपना है आपके पेरेंट्स के साथ में रहने का यूके में वो पूरा हो जाए और उसमें कोई भी हल। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपने कोई सा वीजा यूज करके अपने पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाया है, कोई ऐसी चीज जो डेफिनेटली होनी चाहिए जो कि मैंने मिस आउट कर दी हो या आपको डेफिनेटली हेल्प करी हो कि भाई उसकी वजह से आपके पेरेंट्स का वीजा लग गया हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हो सकता है आपकी थोड़ी सी हेल्प बाकी लोगों की भी हेल्प कर दे और वो भी अपने पेरेंट्स के साथ यूके में रह सके। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना एंड वी विल कम अप विद नेक्स्ट वीडियो सून। अंटिल देन टेक केयर, बाय।